हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। विभागीय समितियां, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। नाइनटीन 1993 में यानी 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब थी, उस सरकार के समय में इसको शुरू किया गया विभागीय समितियों को। और माना जाता है कि 1991 में जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, उसके बाद इस तरह की समितियों का एक इनोवेटिव आइडिया आया और इनका गठन किया गया। तो लोकसभा की नियम समिति ने अनुशंसा की थी इसके गठन के लिए विभागीय समितियों की, तो विभागीय समितियों का गठन किया गया। ठीक है, 1993 में जब शुरू किया गया तो उस समय इनकी जो नंबर ऑफ विभागीय समितियां, मतलब कितने विभागीय समितियां आई, उस समय विभागीय समितियां थी 17। लेकिन 2004 में फिर 7 और विभागीय समितियां बनाया गया। तो 17 और 7 प्रेजेंट की स्थिति है कि 24 विभागीय समितियां हैं। ठीक है, इकतीस सदस्य में 21 हैं लोकसभा से और 10 हैं राज्यसभा से। लोकसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन अध्यक्ष, 31 सदस्य मतलब क्या है, 24 विभागीय समितियां हैं। ठीक है, 24 विभागीय समितियों में प्रत्येक समिति में 31 सदस्य। ठीक है, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। स्पष्ट है। इसमें भी मंत्री सदस्य नहीं होता। अगर मंत्री कोई सदस्य है, मतलब अगर कोई सदस्य मंत्री बन जाता है, मंत्री सदस्य तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वो फिर समिति का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, कार्यकाल इसका भी 1 साल है। अब आपको बताना है कि इन विभागीय समितियों का प्रमुख कार्य क्या है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। विभागीय समितियों के बारे में मैंने आपसे बताया था कि विभागीय समितियां क्या करती हैं, जब बजट पास किया जाता है उस क्रम में तीसरा जो स्टेज है वो है समिति स्टेज। वो समिति स्टेज इन्हीं विभागीय समितियों को अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के जो बजट की डिमांड है, अनुदान की जो डिमांड है, वो इन्हीं को भेजा जाता है। ठीक है, अब 24 हैं, इन 24 में 16 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रशासित किया जाता है और 8 राज्यसभा द्वारा। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या है, इन 24 का काम यह है कि जैसे एक कोई विभागीय समिति है तो जरूरी नहीं है कि किसी एक ही मंत्रालय के बजट के आवेदन को वो जांचेगी, बजट का जो उसका डिमांड है उसको जांचेगी। क्यों? क्योंकि 24 ही हैं मंत्रालय, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है मंत्रालय और विभाग। तो कोई एक मंत्रालय जो है, कोई एक विभागीय समिति 2 या 3 मंत्रालयों का भी काम देखती है जो एक नेचर के हैं। इस तरीके से बजट की जो बजट पेश करने के बाद, उस पर आम बहस होने के बाद जब समिति अवस्था आती है, जब इन डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है जांचने के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को ही भेजा जाता है, विभागीय समितियों को ही भेजा जाता है। यही इनका सबसे प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो संबंधित मंत्रालयों या विभागों के अनुदान मांग पर विचार करना। दूसरा, विधेयकों की जांच करना, यह भी इनका महत्वपूर्ण काम है। विधेयक जो जिस मंत्रालय से संबंधित समिति है, वो अपने मंत्रालय से संबंधित विधेयकों की जांच करती है। मंत्रालय या विभागों की रिपोर्ट्स पर विचार करना, यह भी इनका काम है। सदन में पेश दीर्घकालीन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पर विचार करना, जैसे हेल्थ मिशन हो गया, एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी है। तो जो
लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं सरकार के, उनकी जांच करना भी विभागीय समितियों का कार्य है। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य अगर आप नोट कर लेते हैं और अगर आपसे पूछा भी जाता है मेंस में और ये 4 काम आप लिख के आते हैं तो ये पूर्ण उत्तर हो जाएगा। पहला, आपको पता है कि बजट की तीसरा स्टेज है वो समिति अवस्था है, और समिति अवस्था में विभागीय समितियों को ही ये भेजा जाता है, अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग। तो पहला काम यही है कि अनुदान की मांगों पर संबंधित मंत्रालय या विभाग, यानी जिस मंत्रालय से संबंधित समिति है या जिस विभाग से संबंधित समिति है, वो उसके अनुदान मांग पर विचार करती है और फिर उस पर सिफारिश देती है। ध्यान रखिए कि इसमें टाइम बाउंड है, मतलब ऐसा नहीं है कि विचार कर रहे हैं अब 6 महीने बाद देंगे, क्योंकि ये समिति अवस्था ऑलमोस्ट 1 महीने का वक्त है। इसमें 1 ही महीने के भीतर सारे डिपार्टमेंट रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो इसमें काम बहुत ही टाइम बाउंड तरीके से होता है। विधेयकों की जांच, मंत्रालयों या विभागों की रिपोर्ट्स पर विचार करना और सदन में जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उनकी भी ये लोग उन पर भी विचार करते हैं। सीमाएं क्या क्या हैं? अन्य संसदीय समितियों को जो मामले दे दिए गए हैं उस पर ये आमतौर पर विचार नहीं करते विभागीय समितियां। दूसरा, इनका भी परामर्श ही है जो संसद पर बाध्य नहीं है। ये संसद को अपनी रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए अनुदान है, अब अनुदान की मांग हुई है एक मंत्रालय से, एक्स मंत्रालय के अनुदान की मांग मान लीजिए 100 रुपए है, इसने विचार किया और सारे क्लॉज देखे कि भाई कहां कहां सही मांग की गई है, नहीं की गई है, इसने जो रिपोर्ट सौंपी, अब वो रिपोर्ट मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, क्योंकि ये परामर्श दे सकते हैं, इनकी रिपोर्ट बाध्यता नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा, इनको दिए गए समय में रिपोर्ट बनाना होता है, तो बहुत व्यापक काम नहीं कर सकते उस पर, इनको एकदम जल्दी जल्दी रिपोर्ट देना होता है। ठीक है। विभागीय समितियों के लाभ क्या हैं? विभागीय समितियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें लगभग सभी दल के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और जब इंटरनली काम कर रहे होते हैं तो दलगत पूर्वाग्रह से मुक्त कार्यवाही होती है इनकी, ये एक सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा, कार्यपालिक, इनका मकसद ही क्या है ये भी समझिए। विभागीय समितियों को क्यों गठित किया गया था? विभागीय समितियों का अगर आपसे मकसद पूछा जाए तो मकसद इसका है कार्यपालिका पर यानी सरकार पर विधायिका का नियंत्रण। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेटिव का नियंत्रण बढ़ाना, सरकार को नियंत्रित करना। अगर मान लीजिए सरकार को इस तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो मुझे एक मंत्रालय के संबंध में मांगना है कि भाई इतना पैसा हमको चाहिए, इस मद में चाहिए, मैं बेधड़क उसमें जो भी चाहे अमाउंट डाल सकता हूं। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा, जब एक मंत्रालय ऐसी रिपोर्ट बनाएगी, अपने अनुदान की मांगे रखेगी, उसको पता है कि ये मांगे फाइनली कहां जाना है, विभागीय समितियों के पास जाएगा, और जब विभागीय समितियां इसकी जांच करेंगी तो ये पकड़ा जाएगा कि ये मांगे जस्टिफाइड नहीं है, तो ऐसी गलती फिर मंत्रालय या विभाग नहीं करेंगे। मंत्रालय या विभाग कौन है? सरकार, कार्यपालिका। और विभागीय समितियां क्या कर रही हैं? संसद की समितियां हैं, यानी रिपोर्ट किसको सौंपेगी? सदन को, संसद को। तो इसका मतलब यह है कि यहां विधायिका कार्यपालिका को पर कंट्रोल बढ़ा रहा है। ठीक है। तो कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को व्यापक बनाने का ये एक जरिया है। अगर ये टूल हटा दीजिएगा, विभागीय समितियों वाला तीसरा स्टेज हटा दीजिए, तो फिर मनमौजी तरीके से अनुदान की मांगे रखी जाएंगी, पास तो हो ही जाएंगी ना, क्योंकि सरकार बहुमत में है। लेकिन यहां डीआरएस, जैसे क्रिकेट का डीआरएस है, यहां भी डीआरएससी यानी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं जो उसकी स्क्रूटनी करेंगी। जब स्क्रूटनी करेंगी तो आप मनमौजी तरीके से
मनमाने तरीके से अनुदानों की मांग नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक लेवल का चेक लगा हुआ है और ये संसदीय समितियां जो हैं, विभागीय समितियां जो हैं, वो उसको जब देखेंगी तो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण इसका मकसद था, जिस मकसद को हासिल करने के लिए किया गया। दूसरा, इससे क्या फायदा होता है भाई? सार्वजनिक खर्च और कुशलता को सुनिश्चित करने का एक चेक पॉइंट है। सार्वजनिक खर्च मतलब किसका पैसा? लोग, पब्लिक का पैसा। अब इसका जब हम रिकमेंडेशंस मांगते हैं विभागीय समितियों से, वो जांचती हैं कि भाई आपने ठीक अनुदान मांगा है, नहीं मांगा है, तो दरअसल हम वहां पर आपके खर्च को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सही जगह पर खर्च करना है। और कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने इसको एक चेक पॉइंट की तरह देखा है विभागीय समितियों को। एक और फायदा है कि विभागीय समितियों के पास एक्सपर्ट से राय लेने का मौका होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में, कि एक्सपर्ट से राय लेने से क्या होता है, उनकी एक्सपर्टीज का लाभ मिल जाता है। तो ये सारे फायदे हैं। अब छोटे छोटे बहुत सारी समितियां हैं जिनको हमें देखना है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो क्या क्या हो सकता है। लोक लेखा समिति, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेशन कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और विभागीय समितियां। ठीक है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। इन चारों को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इनसे सवाल प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस के लेवल पर भी पूछा जा सकता है। ये जो छोटी छोटी कमिटियां हैं, इस पर क्या हो सकता है? इस पर प्रीलिम्स से रिलेटेड बातचीत हो सकती है। तो ये छोटी छोटी समितियां भी आपको ध्यान पर रखनी है। जांच समितियों में हमने देखा था कौन कौन सी समितियां हैं, जिसमें एक है याचिका समिति। दोनों सदनों में ये अलग अलग समितियां होती हैं। ज्यादा फैक्चुअल है, इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन अपना एक शीट पर बनाना होगा। दोनों सदनों में ये अलग अलग समितियां होती हैं। लोकसभा की जो याचिका समिति है, उसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा की जो याचिका समिति है, उसमें 10 सदस्यीय समिति होती है। काम क्या है? याचिका का, जो याचिकाएं आती हैं उनकी जांच करना। ठीक है, नाम में ही स्पष्ट है कि काम क्या है। विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों में अलग अलग है। हम जब आर्टिकल 105 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विशेषाधिकार से संबंधित क्या प्रावधान है, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए सदन और सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन से जुड़े मामलों की जांच करना, जो कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, विशेषाधिकार समिति। अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अर्ध न्यायिक प्रकृति का मतलब, अगर विशेषाधिकार के हनन का कोई मामला आया तो वो उसकी जांच करके ये बता सकती है कि भाई इसमें ये पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ये कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रकृति थोड़ी अर्ध न्यायिक तरीके की है। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों में अलग अलग हैं, और नाम से ही स्पष्ट है कि इनका काम क्या है। ठीक है, आचार समिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथिक्स कमेटी, ये भी दोनों सदनों में अलग अलग है। राज्यसभा में इसका गठन 1997 में हुआ है, जबकि लोकसभा में 2000 में हुआ है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराने का इसका कार्य है, और कोई दुराचरण, मिसकंडक्ट की जांच करना और उसके अकॉर्डिंग सिफारिश करना एथिक्स कमेटी का काम है, या फिर आचार समिति का काम है। अब आचार समिति लिखा हुआ है तो एथिक्स कमेटी में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाए, आचार समिति में नहीं होगा। क्यों? दुराचार, दुराचरण, मिसकंडक्ट। ठीक है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराने का कार्य है इसका, और इसका भी नाम क्या है? आचार समिति। इंग्लिश में ध्यान रखिए, एथिक्स कमेटी है। और मिसकंडक्ट की जांच करना और उसके अकॉर्डिंग सिफारिश करना। राज्यसभा में 97 में गठन हुआ है, लोकसभा में 2000 में।
जांच और नियंत्रण के लिए कौन कौन सी समितियां हैं? सरकारी आश्वासन समिति। मैंने कहा था कि कई सारे आश्वासन दिए जाते हैं ना सदन के भीतर, और ये आश्वासन पहले ही लिखा हुआ है सरकारी। जैसे गैर सरकारी बिल होता है तो उसका क्या मतलब होता है? गैर सरकारी बिल का मतलब होता है कि जो किसी मिनिस्टर ने पेश नहीं किया है। सरकारी मतलब मिनिस्टर द्वारा, मंत्री द्वारा आश्वासन जो दिए गए हैं, जो भी अश्योरेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन देगा? मंत्री देगा। तो मंत्री द्वारा जो अश्योर किया गया है सदन में, जिसका आश्वासन दिया गया है, ठीक है, उन मामलों की जांच करना, उसको देखना कि वो पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, कोई ऐसा वायदा तो नहीं किया गया है या कोई ऐसा अश्योरेंस तो नहीं दिया गया है जो कि सिर्फ लोकप्रिय टाइप का था और जिसका होना पॉसिबल नहीं है, या कहीं डिच तो नहीं किया गया है, इस तरीके की चीजें। तो ये अलग अलग सदनों में अलग अलग होती हैं समितियां। सरकारी आश्वासन समिति यानी लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। समय समय पर जो मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिए गए हैं, वचन दिए गए हैं, उनकी जांच करना इनका काम है। किसके द्वारा? मंत्रियों द्वारा। यानी सरकारी आश्वासन है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन दे रहा है? गवर्नमेंट के को कब मानेंगे हम? जब कोई मंत्री सदन में खड़ा होकर कोई आश्वासन दे रहा है, अश्योरेंस दे रहा है, उसकी जांच करना सरकारी आश्वासन समिति का काम है। फिर है अधीनस्थ विधायन समिति, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जिसको बोलते हैं। जब हमने पहले की क्लासेस में, अगर कोई किसी ने देखा हो तो उसमें हमने देखा था कि भाई एक कानून जब बनाना है, जब एक कानून का फॉर्मेशन करना होता है, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो बेसिकली कर रहा है ना इसे, लेकिन इसकी सारे तकनीकी पक्षों को समझना सांसद के, यानी सांसद कौन है? नेता है भाई। संसद के सदस्य कौन है? नेता है। ये सारे नेता या सारे सांसद जो हैं, ये इतनी तकनीकी बातों को नहीं जानते। जैसे मान लीजिए साइबर अटैक से जुड़ा हुआ कोई कानून ले आना है, पॉलिसी के हिसाब से बन तो गया कानून, लेकिन उस कानून के सारे तकनीकी पक्षों को ब्यूरोक्रेसी करती है। अब सवाल यह है कि कानून बनाना किसका काम है? ब्यूरोक्रेसी तो कार्यपालिका का अंग है, कानून बनाना विधायिका का काम है। कर कहां हो कहां रहा है? कार्यपालिका के द्वारा, यानी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। इसी को कहते हैं कि भाई इसका काम है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डेलीगेट कर दिया गया है। ठीक है, मेरे बिहाफ पर आपको कहा गया है कि भाई ये रूपरेखा है, आप इसमें ये पॉइंट्स जोड़ दीजिए, इसका परीक्षण कर लीजिए। तो काम विधायिका का है, लेकिन विधायिका के बिहाफ पर डेलीगेटेड काम है, दिया गया है, ठीक है, सौंपा गया है काम, और कर कौन रहा है? कार्यपालिका। तो इसी को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। 1953 में इसका गठन हुआ है, दोनों सदनों में अलग अलग है, 15 सदस्य दोनों ही सदनों की समितियों में होते हैं। ठीक है, चलिए, एक है सदन के पटल पर रखे गए डॉक्यूमेंट्स के लिए समिति। अलग अलग समिति है ऑब्वियसली, लोकसभा में अलग 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य। कुछ समितियां ऐसी हैं जो अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लोकसभा में मेंबर्स अलग हैं और राज्यसभा में अलग है। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान इसको हिंदी में कहते हैं, में विधायिका कुछ मामलों में नियम कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देता है, और यह नियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के अधीन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? सदन के पटल पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स रखे जा रहे हैं, उनकी जांच करना। इसका गठन 1975 में हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट्स में किसी तरह की अनियमितता का पता लगाना, और सरकार की तरफ से रिपोर्ट को टेबल करने में अगर देरी हुई है तो अनुचित देरी की जांच करना कि सरकार की तरफ से टेबल करने में क्यों देरी की गई है, क्या वजह है इसकी।
तो नाम से ही तय है, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की समिति। अलग अलग समिति होती है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्यीय समिति है। 1975 में इसका गठन हुआ था। रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स की जांच करना इसका मुख्य कार्य है, जो टेबल किए गए हैं। कौन से रिपोर्ट्स? सदन में टेबल किए जाने वाले रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स, उनकी जांच करना। इन रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की अनियमितता नहीं है, इसका पता लगाना। और सरकार की तरफ से रिपोर्ट को टेबल करने में अगर देरी की गई है तो उस अनुचित देरी का भी पता लगाना है। ये इसके मुख्य कार्य है। फिर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति, इसका असली काम क्या है? राष्ट्रीय आयोग, जो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय पर है, और अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशंस है ना, हमने पढ़ा है पहले भी। वो अनुसूचित जाति के लिए अलग है और जनजाति के लिए अलग है। उन दोनों की रिपोर्ट्स रखी जाती है सदन में, जब उन रिपोर्ट्स की जांच करना, ये मुख्य कार्य हो गया। संयुक्त समिति है। अभी तक हमने जितनी भी ऊपर समितियां पढ़ी हैं, ये दोनों ही सदनों में अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब यहां हम पहली समिति ऐसी पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति, जो कि एक ज्वाइंट कमिटी है। ध्यान रखिए, ज्वाइंट कमिटी का मतलब क्या हुआ है? सेपरेट कमिटी में हम दो एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर सेपरेट कमिटी है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग सेम कमिटी बनी हुई है, और लोकसभा में इतने सदस्यीय कमिटी है। सदस्यीय कमिटी मतलब लोकसभा की उस समिति में 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा की उस समिति में 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जैसा जिस समिति में। ये हुआ अलग अलग। और अगर हमने कहा ज्वाइंट कमिटी, तो ज्वाइंट कमिटी में लोकसभा के 15 मेंबर अगर हैं और राज्यसभा के कुछ मेंबर्स हैं, मान लीजिए 10, ये हाइपोथेटिकल है। यहां क्या है? ये एक ही कमिटी है। ज्वाइंट कमिटी मतलब एक ही कमिटी है, दोनों का मामला यही देखेगी, और इसमें लोकसभा से कुछ मेंबर्स और राज्यसभा से कुछ मेंबर्स हैं। कंफ्यूजिंग बस ये है कि इसी स्ट्रक्चर पर तो लोक लेखा समिति भी था, इसी स्ट्रक्चर पर लोक उपक्रम समिति भी है, लेकिन ध्यान रखिए, वहां सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वो लोकसभा की वित्तीय समितियां हैं। बेशक राज्यसभा के कुछ मेंबर्स एडेड हैं उसमें, लेकिन वो क्या हैं? लोकसभा की समितियां हैं। ठीक है, तो यहां जो संयुक्त समिति की बात हो रही है, इसका मतलब ये लोकसभा की समिति नहीं है। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण से सभी जुड़े जितने भी मामले हैं, ये सारे की जांच इनके दायरे में। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े जो भी मामले हैं, उनके कल्याण से जुड़े जो भी मामले हैं, वो सब इसके दायरे में। अनुसूचित जाति जनजाति पर राष्ट्रीय आयोग जो हैं अलग अलग हैं, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। उनकी रिपोर्ट्स जब सदन में रखी जाती है तो उन पर विचार करना, ये भी किसका काम है? अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। फिर है महिला सशक्तिकरण समिति, 1997 में गठित है। यह भी संयुक्त समिति है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। जहां ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। मतलब कितने मेंबर वाली कमेटी है? 30 मेंबर की कमेटी है। 30 मेंबर में 20 लोकसभा के मेंबर्स आएंगे और 10 राज्यसभा के मेंबर आएंगे। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के रिपोर्ट्स पर विचार करना अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित समिति का काम है, वैसे ही महिला सशक्तिकरण समिति का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो, उसकी जब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पर विचार करना इसका मुख्य कार्य है। और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति वाली समिति क्या करती है? अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कल्याण के सारे मामलों पर विचार करती है, वैसे ही सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों की जांच करना महिला सशक्तिकरण समिति का काम है। भाई, सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, ये सब कुछ इसके गैमेट में आता है। फिर लाभ के पदों पर संयुक्त समिति। हमने पहले पढ़ा था कि लाभ के पद पर, पहले पढ़ा ना हमने कि भाई निर्योग्यता होगी जब सांसदों की, तो ये भी एक आधार है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लाभ के पद पर नहीं है, इसके लिए
जब हमने एक बार देखा कि भाई एक मामला आया जया बच्चन से जुड़ा हुआ, जया बच्चन से जुड़ा हुआ मामला आया कि वो यूपी के फिल्म वाले जो एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष थी, लाभ के पद पर थी। अब समस्या ये हो गई कि जब ये मामला आया, उठा, निर्योग्यता वाली बात आई, तो फिर बहुत सारे सांसदों के बारे में पता चला कि ये लोग तो ऑलरेडी लाभ के पद पर हैं। अब ये लाभ का पद डिसाइड कौन करेगा? लाभ के पदों की जांच करने के लिए भी तो एक समिति चाहिए। यह संयुक्त समिति यही काम करती है। यानी लाभ का पद निर्योग्यता के लिए एक आधार है। और आपको ध्यान पर होगा जब हमने लाभ का पद डिस्कस किया था तो डिस्कस किया था एक एक्ट, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक्ट 1959 या 4 था, ठीक। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट में सरकार ने क्या किया, जब पता चला बहुत सारे सांसदों ने लाभ के पद पर वो ऑलरेडी हैं, तो करना क्या चाहिए था, उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, संसद की सदस्यता हटनी चाहिए थी। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल ले आया गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल जब ले आया गया तो उसमें क्या था, जितने ऐसी सर्विसेज थी जिस पर ऑलरेडी सांसद बैठे हुए थे और लाभ का पद बन रहा था, उन सबको इस एक्ट में शामिल किया गया। और ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट में शामिल जो भी पद हैं वो लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। इसमें शामिल किया गया उनको। दूसरा, इसको पिछली डेट से लागू कराने की बात की गई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को प्रेसिडेंट ने वापस किया था, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये एक संयुक्त समिति है, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5 मेंबर हैं। इसका मतलब 15 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें लोकसभा से 10 और 5 रहेंगे राज्यसभा से। ये सरकार के अधीन किन पदों को लाभ के पद में शामिल किया जाए, इसका रिकमेंडेशन करती है, ठीक है। बात स्पष्ट है। इसका रिकमेंडेशन कि कौन कौन से पद लाभ के पद में शामिल हो, मतलब पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के अधीन कौन कौन से पद आएंगे, इसका रिकमेंडेशन कौन करेगा? यह संयुक्त समिति करती है, जिससे सांसदों की योग्यता और निर्योग्यता तय होती है, ठीक है। सदन के दैनिक कामकाज से संबंधित समिति, कार्य सलाहकार समिति, जिसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। दोनों ही सदनों में अपनी अपनी कार्य सलाहकार समिति है। लोकसभा में 15 सदस्यों वाली समिति है और राज्यसभा में 10 सदस्यों वाली समिति है। इसकी खास बात यह है कि पीठासीन अधिकारी इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जाहिर सी बात है कि भाई कार्य सलाहकार समिति को कौन लीड करेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इसका काम क्या है? कार्य सलाहकार समिति का जनरल काम है कि भाई कौन कौन से काम की शेड्यूलिंग क्या है, एजेंडा क्या तय किया गया है, उसकी टाइमिंग्स क्या है, ये सब कुछ डिसाइड करना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है, ठीक है। फिर निजी सेवा सदस्यों के, प्राइवेट मेंबर्स जो बिल हैं या फिर रेजोल्यूशंस हैं, उनके लिए समिति। इसमें ध्यान रखिए कि प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए राज्यसभा में कोई समिति नहीं है। राज्यसभा में ये प्राइवेट मेंबर्स बिल ले आने वाले जो समिति है, प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए जो समिति है, वो राज्यसभा में काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही कर लेती है। लेकिन लोकसभा में ही है केवल, और जहां भी ऐसी समितियां हैं, यहां से क्वेश्चंस बन सकता है कभी। तो लोकसभा में केवल लोकसभा में है और 15 सदस्यीय समिति है।
काम क्या है इसका? प्राइवेट मेंबर बिल। आपको पता है प्राइवेट मेंबर बिल किसको कहते हैं? जो मंत्री को छोड़कर कोई भी सांसद, भले ही वो सत्ता पक्ष से हो, अगर वो बिल पेश करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल या प्राइवेट मेंबर्स द्वारा किया गया जो रिजोल्यूशन है, उन पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करना इसका मुख्य कार्य है। राज्यसभा में यह कार्य कौन करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा में इसके लिए अलग से समिति बनी हुई है। नियम समिति, रूल कमिटी। नियम समिति सदन के नियमों में संशोधन करने की सिफारिश करता है। भाई सदन, लोकसभा अपने नियमों के हिसाब से चलती है, राज्यसभा अपने नियमों के हिसाब से चलती है, और ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन नियमों में ही हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, कहां पर इसका जिक्र है? अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र कहां है संविधान में? लोकसभा के नियमों में है। तो फिर इन नियमों में संशोधन, क्या हटाना है क्या घटाना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? नियम समिति। सदन के कार्य संचालन और कार्य पद्धति क्या है, उससे संबंधित जो मामले हैं उस पर भी ये विचार करती है। दोनों सदनों में ऑब्वियसली अलग अलग है, क्योंकि दोनों सदनों में ही नियम अलग अलग है। लोकसभा का नियम, राज्यसभा का नियम, तो दोनों सदनों का अलग अलग नियम है, ये इतना भी आप जानते हैं। तो नियम समिति अलग अलग होती है। और जैसे हमने देखा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि भाई जो पीठासीन अधिकारी है वो पदेन अध्यक्ष है, यहां नियम समिति में भी पीठासीन अधिकारी पदेन अध्यक्ष हो। ठीक है, क्योंकि नियमों की बात है। कार्य का संचालन कैसे होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? पीठासीन अधिकारी। इसी तरीके से नियमों में कहीं फेरबदल करना हो, उस कमेटी का अध्यक्ष कहां होगा? पीठासीन अधिकारी होगा। फिर सांसदों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। भाई हमने देखा था कि सांसद एक और तरीके से निर्योग्य हो सकता है, अगर वो लगातार 60 दिन तक बिना किसी परमिशन के, हाउस के परमिशन के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित हो जाए। लेकिन दो चीजें छोड़कर, वो दो चीजें आप बताएंगे क्या क्या था? दो चीजें। 60 दिन की अनुपस्थिति में क्या क्या काउंट नहीं होगा? दो उसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या काउंट नहीं होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। लगातार कितने दिनों तक सत्र का स्थगन, और सत्रावसान, और लगातार 4 दिन तक स्थगन की स्थिति में। तो सांसदों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति में एक सबसे जो खास बात है, जो ध्यान देने वाली है, कि सांसदों की अनुपस्थिति जब होगी, दोनों सदनों से हो सकती है, अनुपस्थिति को चेक करना इनका मेन काम क्या होता है? भाई कह रहा है बिना परमिशन के अगर सांसद 60 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहा, तो पहली चीज किसी से परमिशन लेनी होगी ना। हाउस की परमिशन का कोई तो जरिया होगा। सदन कोई व्यक्ति तो है नहीं जिससे परमिशन हम जाके दे देंगे और परमिशन ले लेंगे। तो हाउस से परमिशन, यानी सदन से परमिशन लेने का जरिया ये कमेटी है। कौन सी कमेटी है? सांसदों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। तो अब अनुपस्थिति से संबंधित समिति को हमने दे दिया कि भाई हम इतने दिन तक नहीं रहेंगे। दूसरा, ऐसा भी केस हो सकता है कि बिना परमिशन के 60 दिन से ऊपर गायब हो, तो वो मामला भी कौन देखेगा? ये समिति देखेगी। तो अवकाश संबंधी आवेदनों की जांच करना इसका काम है, और बिना अनुमति 60 दिन या उससे ज्यादा अनुपस्थित मामलों की जांच करना। अगर ये कमेटी ये फाइंड आउट करती है कि बिना अनुमति के ये व्यक्ति गायब है इतने दिनों से, तो फिर निर्योग्यता के लिए वो अपनी सिफारिश करेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, ये ध्यान रखिए। इसके सांसदों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति में ये कमेटी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग नहीं है, सिर्फ लोकसभा में ये समिति है। राज्यसभा में एक काम हाउस कलेक्टिव तौर से देख लेता है। जैसे हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था
कि भाई निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के लिए समिति सिर्फ लोकसभा में है, जबकि निजी सदस्यों के विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल या रेजोल्यूशन दोनों सदनों में पेश होते हैं। लेकिन हमने देखा कि यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कमेटी बनी हुई है, जबकि राज्यसभा में इससे संबंधित जो काम आता है वो कौन देखता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देख लेती है। इसी तरीके से यहां हमको समझना है कि जो बिना अनुमति के 60 दिन वाला मामला है वो निर्योग्यता तो दोनों सदनों से होती है, लेकिन ये कमेटी सिर्फ बनी है लोकसभा में ही, राज्यसभा में हाउस कलेक्टिव तौर पर इसको देखता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको नोट करना पड़ेगा, अपने पास हाईलाइट करना पड़ेगा। फिर सांसदों की सुविधाओं से जुड़ी समितियां हैं, जिसमें एक सामान्य प्रयोजन समिति है। सामान्य प्रयोजन समिति मिसलेनियस काम करती है। मिसलेनियस ना कह के अवशिष्ट कहिए, रेजिडुअल कहिए। अवशिष्ट काम मतलब बचा हुआ काम। तो ऐसे जो भी मामले हैं जो अन्य समितियों के अधीन नहीं हैं, यानी जो बच गए हैं, अवशिष्ट हैं। अवशिष्ट मतलब जो अवशेष बच गए, वो सारे मामले सामान्य प्रयोजन समिति में आ जाएंगे। सांसदों की सुविधाओं से जुड़े जो भी मामले ऐसे आएंगे, अलग अलग दोनों सदनों में है ये, और इसका भी अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी ही होता है, पदेन अध्यक्ष। ठीक है। आवास समिति, भाई आवास, सभी सांसदों को आवास संबंधी सुविधा का तय करना कि भाई सबको मिल गया। दूसरा, दिल्ली में अगर कोई सांसद है तो उसके रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था इत्यादि करना आवास समिति का काम है। भोजन, चिकित्सीय सहायता, इन सब से संबंधित जो सांसदों की सहायता है ये आवास समिति करती है। दोनों सदनों में अलग अलग है। लोकसभा में 12 सदस्य हैं मैक्सिमम, इससे 12 से ज्यादा नहीं हो सकते, और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। फिर है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी कमेटी, संयुक्त समिति है। ये सब नाम से ही पता है। संयुक्त समिति में 9 मेंबर वाली समिति है, जिसमें 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से आते हैं। पुस्तकालय समिति का काम क्या होगा? सांसदों के लिए पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करना, उसका से जुड़ी रिपोर्ट्स वगैरह देखना। सांसदों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति, इसके नाम में ही संयुक्त समिति है, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमने देखा था कि जब सोर्स देख रहे थे हम इन संसदीय समितियों की का सोर्स क्या है, तो सोर्स पर बात करते हुए हमने देखा था कि कुछ तो संविधान में सोर्स है, कुछ सोर्स सांविधिक है, यानी एक्ट के भीतर ही दिया गया है कि इस तरह की समिति बनेगी। और इसमें हमने ये उदाहरण लिया था। तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। इस समिति का गठन कहां दिया हुआ है? संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इस समिति का गठन हुआ है। संयुक्त समिति है, यानी 15 मेंबर्स की कमेटी है, और इन 15 मेंबर्स में लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 5 सदस्य आते हैं। ठीक है। इनका मेन काम क्या है? संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन इत्यादि में बीच बीच में जो चेंजेस आते हैं उसका रिकमेंडेशन, उसकी जांच करके रिकमेंडेशन करना इसका काम है। अब एक लास्ट है सलाहकार समितियां, या इसी को कहते हैं परामर्शदात्री समितियां। परामर्शदात्री समितियां क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इन समितियों का गठन किया गया है। तो पहली चीज ध्यान क्या रखनी है कि जो सलाहकारी कंसल्टेटिव जो कमिटीज हैं, परामर्शदात्री समितियां, ये संसदीय समितियां नहीं हैं। एक बात, ठीक है। इन समितियों का गठन किसने किया है, किसके अंतर्गत हुआ है? संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। मनोज कुमार, ये सभी स्थायी समिति हैं। हाँ, ये सभी स्थायी समिति हैं। अस्थायी समिति जो हमने पढ़ा, एडहॉक कमिटीज कब बनती हैं? जब किसी विशेष मामले की जांच, बोफोर्स मामले की जांच के लिए अस्थायी समिति, एडहॉक कमेटी बनी। ठीक है।
तो विशेष पर्पस से जब समितियां बनती, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी, जो भी हमने पढ़ा अभी, वो सब स्थायी समितियां हैं। ठीक, तो इसमें क्या स्पष्ट करना है पहले कि ये संसदीय समितियां नहीं हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं हैं, ये एक मंत्रालय द्वारा गठित समितियां हैं। तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इनका गठन किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या है 38। ठीक है, सलाहकार समितियों की। क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं है, संसदीय कार्य मंत्रालय हैं, तो जनरली इन समितियों का जो अध्यक्ष होता है वो दरअसल मंत्री होता है। संबंधित मंत्रालय का मंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। जबकि हमने संसदीय समितियों में देखा कि अध्यक्ष तो दूर, मंत्री सदस्य भी नहीं होता, और वर्तमान में इनकी संख्या है 38। जो संसद को सदस्य रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन एलएस देता है या आरएस? एलएस पेंशन देता है क्या? लोकसभा पेंशन देता है? सैलरी कौन देता है? सांसदों को सैलरी कौन देता है? चलिए बताइए, सारे लोग बताइए, सांसदों को सैलरी कौन देता है? लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा सैलरी देती है या राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा सैलरी देती है? कि सैलरी लोकसभा, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, अब लोकसभा अपने सदस्यों को सैलरी देती होगी और राज्यसभा अपने सदस्यों को सैलरी देती होगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप खोजिएगा, तो इसी प्रश्न के उत्तर में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। सलाहकार समितियां जो हैं, इसमें मेंबर्स की संख्या होती है 10 से लेकर 30 तक। मतलब ये हुआ कि 10 मिनिमम हो गया और 30 मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया। टोटल 38 ऐसी समितियां हैं। अब इन समितियों का बेसिकली काम क्या है? दरअसल इन समितियों का निर्माण संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, एक अनौपचारिक बातचीत के लिए। मंत्रियों और संसद के सदस्यों के बीच किसी विषय पर, किसी विधेयक से संबंधित एक अनौपचारिक वार्ता के लिए एक प्लेटफॉर्म है, ये मंच है। औपचारिक नहीं, इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने के लिए। तो इसलिए इसमें जो मेंबर्स की संख्या है 10 से 30 तक हो सकती है। दूसरी बात, ये मेंबर स्वेच्छा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, ये मेंबर्स पर ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज स्वेच्छा से, मतलब मन करे तो आइए, मन करे तो जाइए। और 10 से 30 का मेंबर का मतलब है कि मिनिमम ये 10 लोग वाली एक कमेटी होगी और मैक्सिमम 30 लोग वाली कमेटी होगी। और ऐसे अभी फिलहाल 38 ऐसी कमेटियां हैं। इसका फायदा क्या है? ये अनौपचारिक वार्ता या इंटरेक्शन के लिए एक मंच देता है, प्रदान करता है। किसके किसके बीच? मंत्री और जो सांसद हैं, ये सारे लोग आपस में जब बैठते हैं, इनके बीच एक अनौपचारिक वार्ता का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखेंगे। और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है पार्ट, ध्यान रखिए। तो इसमें थोड़ा सा क्या करना है, आपको काम करना पड़ेगा। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ठीक से। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।